हेलो, वेलकम टू ग्रैब यूपीएससी। आज काफ़ी लंबे टाइम के बाद हम ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट वीडियो है और ये सिर्फ यूपीपीसी से पर्पज़ है। और प्रैक्टिस सेट मैंने इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि जैसे हम एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले सारी प्रॉब्लम्स जो है वो हम यही फेस कर लें। वहाँ जाने के बाद हमारा माइंड बहुत रिलैक्स हो चीज़ हो, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे माइंड जो ना शार्प होता है, माइंड खुलता भी है। तो एग्ज़ाम हॉल जाने से पहले आप इतनी प्रैक्टिस कर लो कि वो जो प्रॉब्लम्स वहाँ फेस होती हैं वो यहाँ पे आप पहले सॉल्व कर लो। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम स्टार्टिंग में प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो हम मुश्किल से 50 क्वेश्चन तक हम थक जाते हैं, माइंड हमारा थक जाता है क्योंकि उस पर जोर पड़ता है। और अगर हम ये चीज़ हम 40 से 50 दिन तक कंटिन्यू करते रहेंगे तो जब हम एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो वो चीज़ हमें बहुत ईजी है। जैसे आपने देखा होगा, हम कहीं सफ़र कर रहे हैं जहाँ वो 30 किलोमीटर है, आप एक दिन जा रहे हो तो आपको बहुत लंबा रास्ता लगता है, फिर आप 2 दिन जाते हो, फिर कंटिन्यू आप अगर डेली जा रहे हो तो वो ईजी आपको ऐसा लगता है अभी बैठा हूँ कुछ देर में पहुँच जाऊँगा। क्योंकि वो इसलिए ईजी लगा कि वो हमारा रोज़ का काम आ जाता है। तो हम ये क्या करेंगे कि हम प्रैक्टिस ऐड करेंगे और ये हमारा डेली रूटीन में चीज़ आ जाएंगी। तो जब हम एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो हमारे माइंड पे इतना जोर नहीं पड़ेगा, हम सीधे उठाएंगे क्वेश्चन और करते चले जाएंगे और हमें इतना भारीपन भी महसूस नहीं होगा कि हम 50 क्वेश्चन में अटैम्प्ट वहीं तक थक गए हैं। तो प्रैक्टिस सेट करने से तो वो चीज़ हमारे प्रैक्टिस में आती है। एक्सरसाइज करते तो बॉडी का वेट लूज होता है ना, वैसे हम ये माइंड की एक्सरसाइज समझ लो। इस तरीके से हम जब वहाँ हॉल में बैठेंगे तो हमारे लिए चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लास्ट आई थिंक मैंने 50 क्वेश्चन तक करा दिए थे। आगे के क्वेश्चन करते हैं और मैं शायद नेक्स्ट सीरीज़ लाने की सोच रही हूँ कि यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊँ, और जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कहाँ से टॉपिक से किस जगह से बेस्ड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। मतलब जैसे हिस्ट्री में भी कौन से कोर एरिया हैं। तो मैं ऐसे सोच रही प्रीवियस ईयर के 2022 से स्टार्ट करूँगी और उसके बाद मैं सारे कंटिन्यू कोशिश करूँगी कि मैं वो करा दूँ सीरीज़। मतलब ऐसा है ना, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ तो फिर टाइम लग जाता है क्योंकि मैनेज करने में। मैं भी पीजी में रहती हूँ तो मतलब वीडियो बनाने में क्योंकि ऐसा ना डिस्टर्बेंस वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपने देखा होगा कि बाहर से सीटियों की आवाज़ आ रही है, तो ऐसा चलो देखते हैं, आप मैनेज कर लीजिएगा, बाकी हम कर ही रहे हैं, ठीक है। सॉरी, चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम किस शासक ने सिक्कों पर देवव्रत की उपाधि का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए मिथ्रेडेटस, ऑप्शन बी मेउस या मो, ऑप्शन जी अयलिश, ऑप्शन डी गोंडोफर्नीस। इसका ऑप्शन क्या राइट होगा? इसका ऑप्शन है डी। क्यों राइट है डी ऑप्शन? क्योंकि डी में देख रहा है शक और पहलव शासक जो थे गोंडोफर्नीस के सिक्कों पर खरोष्ठी लेख के साथ साथ देवव्रत थे, ठीक है। शक और पहलव शासक गोंडोफर्नीस के सिक्कों पर खरोष्ठी लेख के साथ देवव्रत थे। अप्रतिहत एवं धार्मिक उपाधि धमिक की उपाधि मिलती है। सर्वप्रथम गोंडोफर्नीस ने सिक्कों पर देवव्रत की उपाधि का प्रयोग किया था। तो देवव्रत की उपाधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? गोंडोफर्नीस ने किया था। और नासिक क्षेत्र जो है वो महाराष्ट्र में पड़ता है, उसमें सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाने वाला शासक मेहपान था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 52 क्या कह रहा है? सुनेत लुधियाना से प्राप्त 30,000 के सिक्के प्राचीन भारत में किस गणराज्य के हैं जिस पर बैल प्रतीक के साथ जय मंतधर के अंकित है? ऑप्शन ए औदुंबर, ऑप्शन बी औध्य, ऑप्शन सी कुणिंद, ऑप्शन डी मालव। इसका ऑप्शन क्या राइट है? ऑप्शन बी ओघ्य। क्यों राइट है? इसमें जो सुनेत है लुधियाना से प्राप्त 30,000 के सिक्के औध्यो के हैं जिस पर बैल प्रतीक के साथ जय मंत्रधर भी अंकित है। औघ्यो ने वृषभ नदी मतलब नंदी, वृषभ मतलब नंदी जो नंदी समझ रहे हैं, नंदी जो कि शंकर जी के साथ जो रहते हैं नंदी। गज प्रकार, षणमुख, कार्तिकेय प्रकार और कार्तिकेय देवसेना, कार्तिकी की पत्नी या षणमुखी षष्ठी प्रकार की मुद्राएं निंगत की थी। औघ्य सिक्के बनाने वाले मिट्टी के सांचे खोखरा कोट मतलब रोहतक से बड़ी संख्या में मिलते हैं। औघ्यों ने अपने सिक्के एवं मोहरों पर केवल ब्रह्मलिपि का प्रयोग किया है, ओके। अब आइए 53 क्या कह रहा है? सर्वप्रथम भारी मात्रा में आहत सिक्के के निर्माण का श्रेय नंद शासकों को निम्नलिखित में से किसने दिया है? ऑप्शन ए एलन ने, ऑप्शन बी कनिंगम ने, ऑप्शन सी डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, ऑप्शन डी डी गोस्वामी। तो इसका ऑप्शन होगा ए एलन। क्यों एलन है? मौर्य शासकों के जो सिक्के थे वो आहत मुद्रा की श्रेणी में आते थे, ठीक है। जो मौर्य शासक के जो सिक्के थे वो आहत मुद्रा की श्रेणी में आते थे। मौर्य काल में पहली बार मुद्रा का निर्माण कार्य को राजकीय कार्य के अंतर्गत स्वीकार किया गया था, लेकिन
सर्वप्रथम मात्रा में आहार सिक्के के निर्माण का श्रेय एलन महोदय और नंद शासकों को दिया जाता है। मौर्य टकसालों के तैयार मुद्राओं का कोष प्रवेश्य कहा जाता था। ठीक है, हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54। 54 क्या कह रहा है? 54 कह रहा है किस गुप्तकालीन शासक को अप्रतिरथ कहा गया है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी कुमारगुप्त, ऑप्शन डी रामगुप्त। ठीक है, तो इसका 54 का ऑप्शन क्या है? बी समुद्रगुप्त। क्यों है समुद्रगुप्त? क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति में तत्कालीन आध्यो और परशु वैतस्तिक न्याय शर शंकु आदि का उल्लेख हुआ है। गुप्त सम्राट स्वयं कुशल और योद्धा थे। समुद्रगुप्त को अप्रतिरथ कहा गया। इसके विषय में कहा जाता है कि युद्ध के कारण इनका समस्त शरीर घावों से भरा हुआ था। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है 55। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 55। ओके, 55 में क्या कह रहा है? ऋग्वेद में उल्लिखित सभा एवं समिति को क्रमशः अपर हाउस और लोअर हाउस निम्नलिखित में से किसने कहा है? ओके, ऋग्वेद काल में। तो ए केपी जायसवाल, बी लुडविग, सी हिलब्रांट, डी तिस्मा। 55 का क्या है? 55 का ऑप्शन है वी यानी कि लुडविग। क्यों है लुडविग? लुडविग ने सभा एवं समिति को क्रमशः अपर हाउस एवं लोअर हाउस का है। समय एवं समिति राजा के निरंकुश नहीं होने देती थी। ऋग्वेद में सभा का उल्लेख 8 बार, समिति का 9 बार और गढ़ का 46 बार और विदत का 122 बार हुआ है। ऋग्वेद काल में सभा, समिति, विदत एवं गढ़ प्रशासनिक संस्थाएं थीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56 में है भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम लोहे का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? आपको आइडिया तो होगा, ये क्वेश्चन देता हूँ मतलब चॉकलेट क्वेश्चन हो गया है। 56 आहाड़, बी अतरंजी खेड़ा, सी हस्तिनापुर, डी दहमाबाद। लोहे के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? ये तो आप बिना सोचे समझे टिक कर दोगे। ए आहाड़। कैसे? आधुनिक शोध से ज्ञात होता है कि भारतीय थे ना, वो उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम लोहे के प्रमाण आहार से मिलता है। क्योंकि दक्षिण भारत में सर्वप्रथम लोहे के प्रमाण हुल्लूर, कुमार, नलहल्ली से मिलता है। दक्षिण भारत में वृषपाषाणिक लोग 33 प्रकार के लौह उपकरणों का प्रयोग करते थे। सबसे पहली बार कृषि के प्रयोग में आने वाला जो उपकरण था वो अतरंजी खेड़ा एटा जिले से मिलता है। एक चीज़ आपको बताऊँ, लोहे के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? वो आहाड़ से हुए। लेकिन इसमें लिखा है कि सबसे पहली बार कृषि के प्रयोग में आने वाला जो लौह का जो उपकरण था वो अतरंजी खेड़ा से मतलब एटा जिले से प्राप्त हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या है? आहाड़ है। ठीक है, याद रखना। 57 में विशिष्ट बैगार की चर्चा निम्नलिखित में से किस अभिलेख में किया गया है? ऑप्शन ए करमदंड अभिलेख, ऑप्शन बी मथुरा का अभिलेख, ऑप्शन सी वकाटक अभिलेख, ऑप्शन डी मंदसौर अभिलेख। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी वकाटक अभिलेख। क्यों है? विशिष्ट बैगार की चर्चा वकाटक अभिलेखों में है, लेकिन किसी भी गुप्त अभिलेख में इसका उल्लेख नहीं हुआ है। तो भूपति कृषि व उसके परिवार से बेगार ले सकता था, लेकिन उनको बेदखल नहीं कर सकता था। विशिष्ट का उपयोग राजा द्वारा कर के रूप में किया जाता था, जो किसानों को करना पड़ता था। दक्षिण भारत में प्राचीन काल के दौरान विशिष्ट एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी थी। ठीक है, कर का भार भूमि के कर, अनाज, सोना, फूल, दूध ये दान के रूप में कृषि और बेगार श्रमिक विशिष्ट के रूप में जाना जाता था, पर लगाया नहीं गया था। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। क्वेश्चन नंबर है 58 आप देख लीजिएगा। मरुस्थल का उल्लेख ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किसके नाम से किया गया है? ऑप्शन ए वायुद, ऑप्शन बी धनव, ऑप्शन सी तापर्य, ऑप्शन डी वासस। तो 58 का ऑप्शन है बी यानी कि धनव। ऋग्वेद में मरुस्थल का उल्लेख धनव नाम से किया जाता है। ठीक है, 59 क्वेश्चन है, आ जाइए 59 भी करते हैं। गुप्त काल में पंचायतन शैली में निर्मित प्रथम मंदिर निम्नलिखित में से किसे माना गया है? हाँ ओके, ऑप्शन ए भीतरगांव का मंदिर, ऑप्शन बी बोध गया का बुद्ध मंदिर, ऑप्शन सी दशावतार मंदिर, ऑप्शन डी दिगवा का विष्णु मंदिर। बताइए इसका क्या है ऑप्शन? 59 का ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी यानी कि दशावतार मंदिर। क्यों? देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में झांसी के ललितपुर जिले में बेतवा वैतरणी नदी के किनारे स्थित है। ये चीज़ याद रखना कि जो उत्तर प्रदेश में जो दशावतार मंदिर है वो कहाँ पे है? तो देवगढ़ जगह है उत्तर प्रदेश में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के झांसी
उत्तर प्रदेश में झांसी, झांसी में ललितपुर जिले, और ललितपुर जिले में बेतवा जो नदी है जिसको हम वैतरवती की नदी के किनारे पर मिलता है। ठीक है। नागर शैली का पहला पुरातात्विक उदाहरण है, इसी मंदिर को माना जाता है। नागर शैली का देवगढ़ जो मंदिर है वो नागर शैली का भी उदाहरण है, ये भी याद रखना। पंचायतन शैली से निर्मित प्रथम मंदिर इसे ही माना जाता है। दशावतार मंदिर गुप्त काल का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है, जिसे गुप्त मंदिरों को सभी विशेषताएं प्राप्त है। एक पहला ऑप्शन ये रखना कि गुप्त काल का मंदिर है, दूसरा ये याद रखना कि ये पंचायती शैली पे है, और तीसरा में ये रखा है नागर शैली का पहला पुरातात्विक उदाहरण है। और कहाँ पे है? देवगढ़ का दशावतार उत्तर प्रदेश के झांसी में ललितपुर जिले में वैतवा मतलब वैतरणी नदी के किनारे। ठीक है। तो कितना ऑप्शन बन सकते हैं? काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं इसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है 60 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 60 कह रहा है वैदिक साहित्य में वर्णित प्लवा का आशय निम्नलिखित में से है किससे? आप जैसे ऑप्शन है ये, एक प्रकार का यज्ञ, बी मातृ देवी की पूजा, सी एक प्रकार का नाव, डी प्रसिद्ध बंदरगाह। क्या पूछा? प्लवा। अब शब्द सोच के आपको क्या लग रहा होगा कि प्लवा क्या है? बताइए क्या हो सकता है? ऑप्शन है इसका सी, एक प्रकार की नाव। नाव कैसे है? जैसे कि हम बताते हैं आपको, वैदिक साहित्य में राजा जो तुग्र थे, तुग्र के पुत्र भृजु की समुद्रिक यात्रा का उल्लेख मिलता है। तो वैदिक साहित्य में आप जब देखोगे तो जो तुग्र के पुत्र, उनकी वैदिक पुत्र भृजु उनकी समुद्रिक यात्रा का उल्लेख मिलता है। तो वैदिक साहित्य में वर्णित प्लावा एक प्रकार की नाव है। इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेता है। मतलब पता है क्या, यूपीपीसीएस कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट होगा ना तो पक्का पूछेगा, क्योंकि डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो देते हैं ना, थोड़ी अलग हट के बात कह रहा होता है, क्योंकि उस पर ध्यान लोग कम करते हैं और सिमिलर चीज़ लोग ज़्यादा याद कर लेते हैं। तो वो चीज़ पे भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 61, एंड 61 हमारा क्या कह रहा है? आर्यभट्ट के प्रसिद्ध शिष्य जिन्हें सर्व सिद्धांत गुरु कहा गया निम्नलिखित में से हैं। ऑप्शन ए प्रद्युम्न, ऑप्शन बी निशंक, ऑप्शन सी लाटदेव, ऑप्शन डी विजयनंदी। बताइए। ऑप्शन सी लाटदेव। क्यों है? आर्यभट्ट के अनुयायियों को अश्वकीय कहा जाता था। आर्यभट्ट के पश्चात उनके शिष्यों ने उनके सिद्धांतों का प्रचार भी किया था। उनके शिष्यों को लाटदेव प्रसिद्ध, उनके शिष्यों में जो था लाटदेव प्रसिद्ध था, जिन्हें सर्वा सिद्धांत गुरु कहा गया था। और अलबरूनी ने लाटदेव को ही सूर्य सिद्धांत की रचयिता बताया है। तो ये अलबरूनी ने बताया कि लाटदेव को ही सूर्य सिद्धांत, लाटदेव को ही, मतलब इन्होंने अभी याद रखना है कि लाटदेव ने किस चीज़ की रचना की, तो सूर्य सिद्धांत की रचयिता भी यही है। ठीक है। क्योंकि हमें ये चीज़ याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन है कहीं से भी पूछ सकता है, तो हमें सारे डायमेंशन के याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 61 हो गया है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 62। 62 क्या कह रहा है? 62 कह रहा है, ओके, गर्मी बहुत हो रखी है, देखिए, क्योंकि फ़ैन ऑफ करना पड़ता है मैं आपकी वीडियो के लिए, फ़ैन ऑफ कर, क्योंकि फ़ैन अगर हम चलाएंगे तो फिर वॉइस क्लियर नहीं आती है, थोड़ा शोर होता है, तो हमें वो भी ऑफ करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसकी ब्राइटनेस कम क्यों हो रही है? आई डोंट नो व्हाट हैपन। ओके 62 क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ऋग्वेद एवं अर्थवेद में सप्त सैंधव अर्थात 7 नदियों का उल्लेख है। ओके, ऑप्शन नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? सरस्वती नदी ऋग्वेद और आर्यों की सबसे पवित्र नदी है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही नहीं? ये क्वेश्चन तो चॉकलेट क्वेश्चन है। ओके, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। बताइए क्या होगा? ऑप्शन सी, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन क्लियर है। क्यों? ये तो हमें पता है कि ऋग्वेद में सप्त सैंधव नदियों का उल्लेख मिलता है। तो ये चीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो सप्त सैंधव नदियाँ कौन कौन सी हैं जिसमें सिंधु सभ्यता में मतलब उनका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में जो नदियाँ हैं सैंधव सभ्यता की नदी है, 7 नदियाँ वो कौन सी जिनका उल्लेख मिलता है। ठीक है, आप वो बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो बता दें, ऋग्वेद में और अर्थवेद में सप्त सैंधव अर्थात 7 नदियों का उल्लेख है। अर्थवेद में इन सहायक नदियों को सिंधु की पत्नी और सिंधु को इनकी रानी कहा जाता है। ठीक है। सरस्वती जो नदी है वो ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी है। ऋग्वैदिक में कहा गया है कि सरस्वती पराशर या परावर्त में जाकर विंशन और विलुप्त हो जाती है। हो सकता है कि अरब सागर पराशर परावर्त हो। ओके, सही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 63 एंड 63 क्या कह रहा है? गुप्त काल में मंदिरों में जो मंदिर जो ईंटों से निर्मित है उसके संबंध में विचार कीजिए। भीतरगांव का मंदिर, ऑप्शन 2 तिगवा का मंदिर, ऑप्शन सी सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, 4th पहाड़पुर मंदिर और भूमरा का शिव मंदिर। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए केवल 1, 2 तथा 5, ऑप्शन बी केवल 2, 3 तथा 5, ऑप्शन सी केवल 1, 3 तथा 4 और ऑप्शन डी केवल 1, 3 तथा 5। अभी इसमें पता है ये क्वेश्चन कैसा है? ये क्वेश्चन ऐसा है, अगर आपको एक भी पता होगा ना इसमें ऑप्शन एलिमिनेट, इसमें एलिमिनेशन मेथड लग जाएगा तो आप क्वेश्चन हल कर पाओगे। इसीलिए होता है कि नॉलेज में क्या, जब आपको नॉलेज होगी तो आप एलिमिनेशन मेथड बहुत ईजिली लगा लोगे। तो चलिए 63 गुप्तकालीन वास्तुकला सर्वोत्तम उदाहरण जो मंदिरों का है, इसका ऑप्शन सी है। पहला है इसमें, तीसरा है और चौथा है। पहला भीतरगांव का मंदिर, दूसरा सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर और चौथा हमारा आ जाएगा पहाड़पुर का मंदिर। कैसे है तो देखते हैं 64। तो 64 हम बताएंगे आपको, 64 ही कर रहे हैं, सॉरी 63 और क्वेश्चन नंबर 63। ओके, गुप्त युगीन वास्तुकला का सर्वोत्तम जो मंदिर जो उदाहरण है ना मंदिर का, इस काल में मंदिर का निर्माण कला का जन्म हुआ था। इस काल में मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ था। गुप्त काल में ही मंदिर का निर्माण होता है, ठीक है। गुप्त काल में मंदिरों में सबसे अधिक संख्या में साक्ष्य मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए, याद रखना। सबसे ज़्यादा साक्ष्य कहाँ से मिले हैं गुप्त काल में? तो मध्य प्रदेश से मिले हैं, याद रखना ये चीज़ है। इस काल में ईंटों से निर्मित है और भीतरगांव का जो मंदिर है वो कानपुर उत्तर प्रदेश में, ये चीज़ है। भीतरगांव का मंदिर जो हम बताएंगे तो कहाँ है? वो कानपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है रायपुर छत्तीसगढ़ में तथा पहाड़पुर है जो राजशाही जिला बांग्लादेश है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 एंड ये क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 64 कहता है भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी निम्नलिखित में से किस पुस्तक रो में मिलती है? ऑप्शन ए पैरालिपस ऑफ द एरिथ्रियन सी, बी जियोग्राफी, सी नेचुरल हिस्टोरिका, डी इंडिका। इटली। तो हम 64 जो हमारा ऑप्शन है वो सी है, नेचुरल हिस्टोरिका। क्यों है? प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरिका ईसा की पहली सदी की है और ये लैटिन भाषा में है। इस पुस्तक में हमें भारत और इटली के बीच वाले होने वाले व्यापारों के बारे में जानकारी मिलती है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 65। आठवीं जातियों का उल्लेख अशोक ने अपने निम्नलिखित में से किस शिलालेख में किया है? ऑप्शन ए 12वें शिलालेख में, ऑप्शन बी 13वें शिलालेख में, ऑप्शन सी 5वें शिलालेख में, ऑप्शन डी 7वें शिलालेख में। तो 65 का है बी यानी कि 13वें शिलालेख में। क्यों? 13वां शिलालेख सबसे बड़ा लेख है। इस लेख में कलिंग युद्ध का वर्णन भी मिलता है, ठीक है। 13वें लेख को शाबाशगढ़ी संस्करण भी कहते हैं। इसी लेख में अशोक आटविक और जनजातियों को धमकी भी देता है कि वे धम्म का मार्ग धारण करें और अन्यथा परिणाम बुरा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। आ जाइए 66 क्या कह रहा है हमारा। ये चीज़ नहीं दिखानी थी, कोई बात नहीं, कोई प्रमोशन नहीं है, कोचिंग का प्रमोशन नहीं है, बट मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ। अशोक के किस स्तंभ लेख में औरंगजेब का एक अभिलेख तथा सर्वेक्षण रियूबेन बरो का नाम अंकित है? ऑप्शन ए लौरिया अरराज, ऑप्शन बी दिल्ली टोपरा, ऑप्शन सी लौरिया नंदगढ़ और डी रामपुरवा। ओके, आ जाइए 66 का ऑप्शन जो हमारा है वो है सी लौरिया नंदगढ़। क्यों है? लौरिया नंदगढ़ में औरंगजेब का एक अभिलेख तथा सर्वेक्षण रियूबेन बोरो का नाम अंकित है। इसमें सिंह की आकृति के ठीक नीचे बारूद का चिन्ह मिलता है। अशोक जो है ना, अशोक के वृहद स्तंभ लेखों में सबसे सुरक्षित लौरिया नंदगढ़ है और लौरिया अरराज, लौरिया नंदगढ़ एवं रामपुरवा ये स्तंभ तीनों बिहार चंपारण जिले में स्थित है, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। आ जाइए 67 हमारा क्या कह रहा है। 67 कह रहा है प्राचीन काल में सामुद्रिक यात्रा में प्रयुक्त जल यंत्र का उल्लेख निम्नलिखित किससे मिलता है? ए दीघ निकाय, बी युक्ति कल्पत्रु, सी समरांगन सूत्रधार, डी इंडिका। ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी यानी कि समरांगन सूत्रधार
में समुद्र की यात्रा में प्रयुक्त जल यंत्र का उल्लेख मिलता है। और पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी के लेखक ने के अनुसार पादुका अरिका मेंडू में जहाज़ों का निर्माण होता है। राजा भोज की युक्तित कल्पतरु में अग्र मंदिर सर्व मंदिर आदि जहाज़ों का उल्लेख हुआ है। दीर्घ निकाय में वर्णित एक समुद्र की यात्रा में पक्षियों का प्रयोग होता है। ये अभी रखना। 68 हमारा क्या कह रहा है? सर्वप्रथम चारों आश्रमों का एक साथ उल्लेख निम्नलिखित में से किस उपनिषद में मिलता है? ऑप्शन ए ऐतरेयोपनिषद, बी ब्रह्मदारण्यकोपनिषद, मुंडकोपनिषद और जाबलालोपनिषद। 68 का है डी यानी कि जाबलालोपनिषद। तो इसमें हम पढ़ेंगे हिंदू धर्म में मानव जीवन का एक प्रशिक्षण माना गया है जो कि 4 चरणों में गुजरता है। आश्रम व्यवस्था में अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। ये चीज़ तो सबको पता है कि अंतिम लक्ष्य में जो था वो मोक्ष की प्राप्ति है। आश्रम में ही 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष से जुड़े। सर्वप्रथम चारों आश्रमों का एक साथ उल्लेख है जोपला उपनिषद में मिलता है। याद रखना कि धर्म, अर्थ एंड काम एंड मोक्ष किस में मिलता है? तो जाबलालोपनिषद में मिलता है। 69 हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 69 कह रहा है मूषिक राजवंश का संबंध प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? ए उत्तरी सिंध, बी उत्तरी केरल, सी उत्तरी पंजाब, डी उत्तरी बिहार। तो 69 का जो आंसर है वो बी है, उत्तरी केरल है, क्योंकि मूषिक राजवंश का संबंध उत्तरी केरल क्षेत्र से है। 11वीं सदी में अतुल ने मूषिक वंश नामक पुस्तक की रचना की थी और मूषिक वंश नामक पुस्तक में मूषिक राजवंश का वृतांत है जिसका शासन उत्तरी केरल में था। ठीक है, नेक्स्ट वन इज 70 क्वेश्चन में क्या है? कार्यस्थों का वर्णन एक वर्ग के रूप में गुप्तकाल की किस स्मृति में मिलता है? ए यज्ञवाल्क्य स्मृति, बी आय स्तंभ स्मृति, सी बृहस्पति स्मृति, डी नारद स्मृति। ऑप्शन इसका है ए यज्ञवाल्क्य स्मृति। तो गुप्तकालीन में काय स्थल में एक वर्ग थे, जाति नहीं थी। काय स्थल का वर्णन एवं वर्ग पेशेवर लेखक के रूप में सर्वप्रथम याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है, लेकिन एक जाति के रूप में इनका पहला विवरण जो था ओशन स्मृति में मिलता है। कार्यस्थों का उल्लेख मुद्राक्षर में भी है और गुप्तकाल अभिलेख में प्रथम कायस्थ शब्द का उल्लेख पहली बार मिलता है। क्वेश्चन 71 कह रहा है वैद्योत्तर भारत में निम्नलिखित में से किसने एक व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की है जिसमें न्यून कोण, अधिक कोण और सम कोण का वर्णन है? तो क्या है? ऑप्शन ए थीबो, ऑप्शन बी बोधायन, ऑप्शन सी आपस्तंभ, डी ब्रह्मगुप्त। इसका है सी वैद्योत्तर भारत में भारतीय लौ धातु के उपयोग से पूर्णतः परिचित हो चुके थे। इस काल में आपस्ते ने एक व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की थी जिसमें न्यून कोण और अधिक कोण और सम कोण का वर्णन किया गया था। सल्व सूत्रों को रेखा गणित के इतिहास के महत्व में सर्वप्रथम थीबो ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, 72 क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दिख रहा है ना आपको? सिकंदर जिसने 326 ईस्वी में ईसा पूर्व में भारत भूमि पर आक्रमण किया था, सेनापति निम्नलिखित में से कौन था? न्याकंस, बी लियानेट्रस तथा एब्डियस, सी हिक्रेस्त्यान तथा पेडियस, डी यूएक्टाटस। महात्मा बुद्ध के सॉरी मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, इसका ऑप्शन बताना भी तो है। इसका है सी हैक्रेस्त्यान तथा पेड्रियस। कैसे? तो हम आपको बताएंगे 72 में सिकंदर मकदूनिया यूरोप का था। ठीक है, यूरोप का था। वह फिलिप द्वितीय का पुत्र था। न्याकर सिकंदर का सहपाठी तथा उसका जल सेनाध्यक्ष था। और लियानेट्रस सिकंदर का सबसे विश्वासी संरक्षक था और हिक्रेस्त्यान एवं पेड्रियस सिकंदर का सेनापति थे। ठीक है, क्वेश्चन 73 क्या कह रहा है? महात्मा बुद्ध के संबंध में आदि बुद्ध की अवधारणा का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? ए असंग ने, बी वसुबंधु ने, सी नागार्जुन ने, डी मैत्रेयनाथ ने। ठीक है, ऑप्शन क्या है इसका?
73 का है ए, यानी कि असंग है। व्रज्ञान में महात्मा बुद्ध की आदि के बुद्ध कहा जाता है। आदि बुद्ध की अवधारणा का सर्वप्रथम उल्लेख असंग ने किया था। आदि बुद्ध मानवाकृति के व्रजधर कहा जाता है। 9वीं शताब्दी में नालंदा व्रज्ञान का केंद्र था। पाल युग बौद्ध व्रज्ञान एवं सिद्धांतों का सिद्धाचार्यों का युग था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखते कितने क्वेश्चन तक हम पहुंचते हैं। करना तो है ही यार, अभी करना है थोड़ी देर में। आइए 74 कह रहे हैं गौतम धर्म सूत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस वेद से है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अर्थवेद। बताइएगा क्या है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। कल्प वेदांग से अन्य सूत्र ग्रंथ निकले हैं, जिसमें स्रोत सूत्रग्रह एवं धर्म सूत्र है ना। तो प्रमुख सूत्र 1 गौतम, 2 बोधायन, 3 आपस्तंभ, 4 विशिष्ट। गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन, इसका संबंध सामवेद से है। गौतम धर्म सूत्र 40 संस्कारों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। 75 मंजूश्री, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। मंजूश्री मूल कल्प निम्नलिखित में से किस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है? मंजूश्री ए महायान, बी हमारा जो हो जाएगा हीनयान, सी व्रजयान, डी श्वेतांबर। 75 का है सी व्रजयान। क्यों? व्रजयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ गुहा समाज एवं मंजूश्री मूल कल्प है। इन दोनों ग्रंथों को मंजूश्री मूल कल्प को प्राचीनतम बताया गया है, क्योंकि इसमें दीनार का उल्लेख है। मंजूश्री मूल कल्प को महावैचुल्य और महासूत्र भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 हमारा कह रहा है कालिदास ने अपनी किस रचना को वाकाटक दरबार में लिखा था? ए कुमार संभव, बी ऋतुसंहार, सी मेघदूत और डी अभिज्ञान शंकुतलम। सी मेघदूत ऑप्शन राइट है इसमें। कालिदास संस्कृत भाषा का सर्वश्रेष्ठ कवि एवं नाटककार है। ओके ठीक है। मेघदूत खंडकाव्य की रचना कालिदास ने वाकाटक दरबार में लिखा था। यह वैदर्भी शैली में लिखित है, वियोग श्रृंगार की रचना है। ठीक है, ये चीज याद रखना। इसमें कालिदास के उज्जैन के महाकाल मंदिर में देववासियों का भी उल्लेख मिलता है, ये चीज भी याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 77। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, नंद वंश पहला वंश था जिसने बड़े पैमाने पर आहत सिक्के जारी किए थे। दूसरा, समस्त नंद शासक परम घनी एवं बौद्ध धर्म के पोषक थे। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। तो 77 हमारा क्या कहता है? ए केवल 1। क्यों? नंदवंश पहला वंश था जिसने बड़े पैमाने पर आहत सिक्के जारी किए थे। देखते कैसे, क्योंकि नंदवंश जो है 344 ईसा पूर्व से लेकर 324 ईसा पूर्व तक है और कुल 9 राजाएं हुए, इसलिए इसे नंदवंश भी कहते हैं। ये नंदवंश कहने का रीज़न क्यों है? क्योंकि कुल 9 राजा हुए हैं इसमें। ठीक है, इसके वंश के जो संस्थापक थे वो हमारे महापरमानंद थे। नंदों को भी कभी कभी भारत में प्रथम साम्राज्य निर्माता भी कहा जाता है। नंद वंश का पहला वंश था जिसने बड़े पैमाने पर आहत सिक्के जारी किए थे। समस्त नंद शासक 2 थे, परम घनी एवं जैन मत के पोषक थे। ठीक है, तो हम आ जाते हैं 78 पर। 78 हमारा कह रहा है राज दंपति प्रकार या राज रानी के सिक्के को निम्नलिखित में से किस गुप्तकालीन शासक ने जारी नहीं किया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो 78 जो है वो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी यानी कि समुद्रगुप्त। क्यों होगा? क्योंकि गुप्त मुद्राओं में कुल 21 प्रकार अब तक प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्त ने महोदय के अनुसार इसमें 15 प्रकार के सिक्के कुमारगुप्त प्रथम ने प्रचलित किया था। राजा रानी के सिक्के समुद्रगुप्त द्वारा जारी नहीं किए जाते, ये चीज याद रखना। तो इन्होंने ये तो बात समझ नहीं। क्वेश्चन नंबर 79 आपको दिख रहा होगा, आपको दिखा दें। सर्वप्रथम दक्षिण भारत में मौर्य आक्रमण का उल्लेख निम्नलिखित में से किस संगम साहित्य में मिलता है? ऑप्शन ए अहनार नरु, बी पत्तुपातु तोकल्पियम, डी शिल्पाधिकारम। ओके, 79 ऑप्शन ए अहनानरु।
के लेखक जो है वो मदुरा निवासी मामूलनहार रुद्रवंशा है। इसमें नंद एवं मौर्य का उल्लेख हुआ है। इसी पुस्तक में सर्वप्रथम दक्षिण भारत में मौर्य आक्रमण का भी उल्लेख मिलता है। मामलनहार ने नंद शासक की अतुल संपत्ति का उल्लेख किया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 80, दिख रहा होगा शायद आपको। 80 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में बोधिसत्व को आध्यात्मिक पूर्णता का उल्लेख मिलता है, पूर्णताओं का उल्लेख मिलता है। वेलपत्र ऑप्शन ए है, बी है ललित विस्तार, सी है अष्ट सहस्त्रता प्रसार परिता, डी है सधर्म पुंडरिक। ओके, सी है इसका जो अष्ट सहस्त्रता प्रसापारमिता। ठीक है, महायान संप्रदाय में संस्कृत में रचित पुस्तक अष्ट सहस्त्रता प्रसार पारमिता, जिसमें बोधिसत्व की आध्यात्मिक पूर्णताओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, 81। नेक्स्ट 81, हाथियों के रोगों व चिकित्सा से संबंध हस्त्यायुर्वेद नामक ग्रंथ की रचना निम्नलिखित किसने की है। ए बाघभट्ट, बी पालकय, सी पाशवक, डी धनावंतरी। तो हम इसका ऑप्शन करेंगे बी, पालकय पशु चिकित्सक ने गुप्त काल में हस्त्यायुर्वेद नामक ग्रंथ की रचना की है। यह ग्रंथ हाथियों के रोगों की चिकित्सा से संबंधित है। भारत में पशु चिकित्सा विज्ञान के जन्मदाता भी शालिहोत्र माने जाते हैं। ठीक है, और 82 हम करते हैं। 82 कह रहा है एडविन अर्नाल्ड ने द लाइट ऑफ द एशिया, जो कि बुद्ध के जीवन की रचित से संबंधित है, किस पुस्तक का अनुसरण करते हुए लिखी है। ए मिलिंद पंदो, बी ललित विस्तार, सी दिव्यावदान, डी अवदान शतक। 82 का जो है वो है बी में है हमारा ललित विस्तार। संस्कृत में रचित महायान संप्रदाय की पुस्तक ललित विस्तार, जिसमें बुद्ध की जीवनी मिलती है। बुद्ध की जीवनी किसमें मिलती है, ललित विस्तार में, ये चीज़ याद रखना। एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ द एशिया में ललित विस्तार पुस्तक का प्रयोग किया था। सर एडविन अर्नाल्ड एक अंग्रेजी पत्रकार एवं कवि थे, जिनकी प्रसिद्ध उनके द्वारा रचित द लाइट ऑफ द एशिया नामक ग्रंथ के कारण। ठीक है, 83 था। 83 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ऋग्वेद में वर्णित है कीकट तथा तादमस्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से लाया गया है। ए मगध, बी अंग, सी करु, डी अवंती। तो 83 में जो हमारा है वो है बी, ऋग्वेद में वर्णित कीकट और तदामस्य मगध से ही लगाया जाता है, लेकिन मगध का उल्लेख अर्थवेद में हुआ है। कीकट क्षेत्र में ही आर्यों का अनार्यों के साथ प्रथम साक्षात्कार हुआ है। अर्थवेद तथा पंचविश में मगधों को व्रात्य कहकर निंदा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 84, निम्नलिखित में से किस शासक की जानकारी का एकमात्र स्रोत अभिलेख, मैं दोबारा से पढ़ देती हूँ, क्वेश्चन ही दिख रहा था। निम्नलिखित में से किस शासक की जानकारी का एकमात्र स्रोत अभिलेख ही है। ए खारवेल, बी रुद्ररामन, सी खारवेल एवं रुद्ररामन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस शासक की जानकारी का एकमात्र स्रोत रुद्ररामन है। तो चॉकलेट क्वेश्चन है। सी खारवेल एवं रुद्ररामन क्या है, अभिलेख सिक्कों की अपेक्षा ज्यादातर प्रामाणिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। खारवेल कलिंग के तीसरे राजवंश चेदी वंश का था। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। हाथी गुफा का उल्लेख प्राकृत भाषा में है। कलिंग राज खारवेल के उत्कीर्ण करवाया था। और रुद्रदामन के विषय में विस्तृत जानकारी उसके जूनागढ़ गिरनार के शक संवत 72 72 150 ईस्वी के अभिलेख से मिलती है। इस अंततः खारवेल रुद्रदामन के बारे में जानकारी एकमात्र स्रोत अभिलेख ही है, क्योंकि यह साहित्य के बारे में एक मौन है। ठीक है, 85 हमारा क्वेश्चन कह रहा है, उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभान संस्कृति के किस स्थल से ईंटों की नालियां तथा मिट्टी के सार्वजनिक नालियां मिली हैं। ए कौशाम्बी, बी अहेछत्र, सी राजगीर, डी श्रृंगवेरपुर इलाहाबाद। तो ऑप्शन ए है कौशाम्बी। उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभान को सभी मृदभानों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये चीज़ याद रखना, कौन से जो उत्तरी काले है ना मृदभान, पॉलिश मृदभान है, उनको सब में श्रेष्ठ माना जाता है।
अहे छत्र कौशाम्बी राजगृह तथा राजगृह से इस संस्कृति की रक्षा प्राचीन तथा परेखा मिलता है। कौशाम्बी से ईंटों की नालियों तथा मिट्टी के सार्वजनिक नालियाँ मिली हैं। यहाँ से सचिंद्र घड़ों से निर्मित सोख्ता घड़ों के साक्ष्य मिलते हैं। इस संस्कृति के स्थलों से बड़ी संख्या में हड्डी के बाण कलिंग उपकरण मिले हैं। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना। तो हम 85 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। हमने 51 से स्टार्ट किया था। हमने 51 से स्टार्ट किया था और हम 85 पे पहुंच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 86 है। क्वेश्चन मैं रीड कर देती हूँ तब तक मैं, उसके बाद आप ऑप्शन बता देती हूँ, फिर आप बताना, क्योंकि उसके बाद मैं थोड़ा सा पानी में गला सूख गया मेरा। 86 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 86 क्वेश्चन जो है हमारा वो ये कह रहा है, क्या कह रहा है, किस स्थान से श्रेणियों की 274 मिट्टी की मोहरें मिली हैं जिस पर श्रेणी शार्थ व कुलिक निगम जैसे लेख अंकित है? ए भीटा मतलब प्रयाग, बी बसाड़, सी कौशाम्बी, डी नालंदा। क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर बताइएगा। तो मैं पानी पी लेती हूँ। इसका ऑप्शन होगा बी। बी क्यों होगा? बसाड़ बता देती हूँ। मोहरें भी इतिहास में प्रमुख पुरातात्विक स्रोत होते हैं। बसाड़ जो प्राचीन वैशाली से श्रेणियों की 274 मिट्टी की मोहरें मिली है जिस पर श्रेणी सार्थ व कुलिक निगम जैसे लेख अंकित है। प्रयाग की भीटा से मौर्य व्राही से सहजाति निगम नस तथा निगम अंकित एक मिट्टी की मोहर प्राप्त हुई है जो श्रेणियों द्वारा जारी की गई है। घोषिताराम अंकित मोहरें कौशाम्बी से प्राप्त हुई हैं। ओके, कुछ में रुक जाओ, मुझे भी कितने क्वेश्चन करने हैं? 100 तक पहुंच जाते हैं। 100 तक पहुंचते, 100 नहीं हो पाएगा आज। चलिए गाइस, आज इतने ही करते हैं। आगे के क्वेश्चन हम कल कराएंगे, नेक्स्ट वीडियो में होगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम याद आ गया, वो मैं करना है। सो वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेहनत तो लगती है, बट ये कि मैं एक प्रोफेशनल टीचर तो नहीं हूँ, बट ये कि जो मैं खुद से करती हूँ धीरे धीरे ग्रो करूँगी, वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। और ये क्वेश्चन है, प्रैक्टिस है, देखो मैं कितने करा सकती हूँ, कोशिश तो मैं करूँगी कि सेट करा सकूँ सारे। और नेक्स्ट वीडियो ये होगी, मतलब आगे के क्वेश्चन जो होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। और हो सकता है इसके बाद मैं सेकंड वीडियो कुछ घंटों बाद अपलोड कर दूं जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम एनालाइज करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस बार आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमने 51 से लेके आई थिंक 86 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट 87 से 150 क्वेश्चन भी हम कंप्लीट कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।